हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हिमाचल सिविल स्टाफ। तो आज जो है वो हम एचपी टीजीटी कमीशन एग्जाम के जो पीवाई क्यूज हैं मेडिकल सेक्शन 2018 में आए थे, उसमें केमिस्ट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है अपने एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करनी है तो हमारे चैनल ने जो है नया बैच जो है वो स्टार्ट किया है, जो 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। तो आप भी इसमें अपने आप को जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है और ज्यादा बूस्टअप हो जाए, जिसमें आपको इस कोर्स में बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और सेशंस भी जो है वो इस पे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एचपी टीजीटी कमीशन में जो मेडिकल सेक्शन में 2018 में केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। अब हम उन्हें वन बाय वन देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following polymer is prepared by condensation polymerization। अब सबसे पहली बात यह है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है। जब एक या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसके साथ आपका कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर और लाइक अ गैस, उसे आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हो। अब आपके ऑप्शन थे टेफ्लॉन, नेचुरल रबर, स्टीरीन या फिर नाइलन 66। तो एज यू ऑल नो दैट इसका आंसर क्या है, नाइलन 66 इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्यों है, अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स रिएक्टिंग विद ईच अदर। एग्जाम्पल्स की अगर मैं अनदर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जो नाइलन है, बेकेलाइट है, ये सारे के सारे क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंडर आते हैं। अगर नाइलन 66 की बात करूं तो ये जो है वो हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है। ठीक, और अगर आगे टेफ्लॉन की बात करूं जो ऑप्शन में था, तो टेफ्लॉन क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा इनर्ट होता है, मतलब वो जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इट इज यूज टू मेक एसिड बेस कैरिंग अ कंटेंट कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स। तो इसलिए बर्तन बनाने में यूज किया जाता है ताकि वो किसी भी एसिड या बेस से जो है वो रिएक्ट ना हो सके। ठीक, और इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो टेफ्लॉन है वो किस मेथड से बनता है, वो टेफ्लॉन वो विनाइल पॉलीमराइजेशन की हेल्प से जो है वो फॉर्म होता है। आगे मैं अगर नेचुरल रबर की बात करूं तो नेचुरल रबर जो है वो किस मोनोमर यूनिट से बनता है, आइसोप्रीन से। और अगर इसमें सिंथेटिक रबर पूछी होती तो सिंथेटिक रबर जो है वो किससे फॉर्म होता है, उसका मोनोमर यूनिट है आपके पास नियोप्रीन। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। सो याद रखना है कि जो आपकी नेचुरल रबर है उसका मोनोमर यूनिट आपके पास होगा आइसोप्रीन, और जो आपकी सिंथेटिक रबर है उसका मोनोमर यूनिट आपके पास होगा नियोप्रीन। क्लियर। उसके बाद वो कहता है द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ रबर इज द रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप रबर की पॉलीमराइजेशन कर रहे हो तो किस टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। अगर मैं स्टाइरीन की बात करूं तो वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेटेक्स बनाने में हेल्प करता है, सिंथेटिक रबर बनाने में हेल्प करता है, और ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। और इसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत स्वीट स्मेल जो है इसकी देखने को मिलती है। और लास्ट पार्ट इज दिस कि स्टाइरीन जो है वो सेल्फ पॉलीमराइजेशन की हेल्प से जो है वो फॉर्म होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कौन देता है, आपके पास नाइलन 66, नाइलन 6, बेकेलाइट, ये सारे क्या है, नाइलन 66 के एग्जांपल है। टेफ्लॉन जो है वो विनाइल पॉलीमराइजेशन से, रबर जो है उसमें प्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म जो है वो देखा जाता है, आइसोप्रीन और नियोप्रीन का ध्यान रखना है, और एंड में आपका स्टाइरीन था जो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, उसकी स्वीट स्मेल होती है, और उसकी फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है, सेल्फ पॉलीमराइजेशन की हेल्प से वो देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following compound can be used as an antifreeze in automobile radiators। मतलब आपके व्हीकल्स में पेट्रोल के साथ क्या मिलाया जाता है ताकि बर्फ वाली जगह पे जाके आपका जो पेट्रोल है वो जम ना जाए, वो क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल, नाइट्रोफिनोल या इथाइल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज ग्लाइकोल। इसे इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। ये देख लीजिए, दिस इज ग्लाइकोल। होता क्या है, इसका बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है और पानी में जो है वो मिसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। दैट इज वाई ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल
रेडिएटर्स रिएक्शन कैसे देखने को मिलती है, इथाइलिन की रिएक्शन। इथाइलिन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 कार्बन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ऑक्सीजन और सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करोगे तो पहले तो एक चेन फॉर्मेशन, साइक्लिक चेन फॉर्म होगी जिसे आप कहते हो इथाइलिन ऑक्साइड। और जब आप इसमें से H पॉजिटिव रिमूव कर देते तो आपके पास क्या बनता है, ग्लाइकोल की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, that is ethane 1,2 glycol, and it is used as an antifreeze material in the automobile radiators just because of its high boiling point and its greater miscibility with the water. Clear? Next, which of the following molecule is chiral in nature? Now, what is chirality? Chirality एक ऐसी कार्बन है जिसके साथ सारे के सारे जो ग्रुप्स आगे लगे होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर इस कार्बन के साथ सारे ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट लगे हुए हैं तो मैं इसे स्टार से डिनोट करूंगी और मैं इसे क्या कहूंगी, कायरल कार्बन के नाम से जाना जाएगा। तो वो कह रहा है कि बताइए कौन सी इसमें से कायरल कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो पहले आप स्ट्रक्चर्स देख लो। C2 ब्रोमोब्यूटेन क्या है, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो। अब देखो इस कार्बन के साथ इधर CH3 है, इधर CH2 है और इधर CH3 है मतलब अगर मैं कॉमन एक बात करूं तो इस कार्बन के साथ सारे के सारे ग्रुप्स क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट लगे हुए हैं। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या है, CH2 CH2 CH2, तो ये भी आपका कायरल नहीं होगा। इधर बात करूं अगर 2 ब्रोमोप्रोपेन में तो CH के साथ जो ब्रोमीन लगा हुआ है, इधर भी CH3 है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, तो वो भी सेम हो गया, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। इधर अगर बात करूं तो यहाँ से भी क्या है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी क्या है, आपका कायरल नहीं है। सो अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या था, 2 ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि वहां पे आपको सारे के सारे जो है वो डिफरेंट एटम्स देखने को मिल रहे थे। क्लियर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2O CHCH3 ट्वाइस, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपऑक्सी इथेन, 2 मिथऑक्सीब्यूटेन, 1 मिथाइल 1 मिथऑक्सी इथेन या 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है जी? तो बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम है आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज 2 इथऑक्सी प्रोपेन। अब वो नाम कैसे आया, देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर, CH3CH2O, CH3CH2O, then CH3 and CH3 twice। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी थी, वो हमने देख ली इस साइड को, तो कितनी आ गई यहाँ पे आपका आ गया ये प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। अब इसका नाम क्या है, आपके पास सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथऑक्सी, तो इसका नाम क्या बन गया आपके पास, 2 इथऑक्सी प्रोपेन, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म अ चिलेट। अब मैं सबसे पहले अगर बात करूं लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सभी ने पढ़ी होगी, सबको पता है कि हमारे पास सेंटर में एक मेटल एलिमेंट होता है। क्लियर? उसके जो साइड में चीजें लगी होती हैं या मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, लिगेंड्स कहते हो। लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, जिससे सेंट्रल मेटल एटम भी स्टेबल हो जाता है और लिगेंड्स भी बाय डोनेशन जो है वो स्टेबल हो जाता है। अब लिगेंड्स क्या होते हैं, वो यूनिडेंटेट भी होते हैं, बाइडेंटेट भी होते हैं और एम्बिडेंटेट भी होते हैं, मतलब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चिलेशन का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड्स जो बाइडेंटेट हैं और जब वो डोनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तब वो कोई भी एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी अ 5 मेंबर्ड रिंग या दैट विल बी अ 6 मेंबर्ड रिंग, दैट इज नोन एज द चिलेशन। तो वो पूछ रहा है कि इसमें वो कौन सा है। अगर मैं एसीटेट की बात करूं तो एसीटेट आपके पास क्या होगा, CH3COO नेगेटिव। ऑक्सलेट की बात करूं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। साइनाइड आपका सिंपल आएगा CN नेगेटिव और अमोनिया आपका आ जाएगा NH3। तो यहाँ से भी एक ही डोनेशन हो रही है, यहाँ से भी इधर से डोनेशन होगी, यहाँ से भी इधर से डोनेशन होगी, तो आप इसमें चिलेशन फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि चिलेशन हमेशा बाइडेंटेट लिगेंड में देखने को मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सलेट। अब क्यों ऑक्सलेट आया वो देख लीजिए। चिलेशन का मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा कंपाउंड है जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड क्या करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। अब ये देखिए दिस इज द ऑक्सलेट,
तो यहाँ पे क्या है आपकी एक जो है वो पेंटागन टाइप रिंग बन रही है, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। That is why oxalate is the right answer. Why? Because oxalate is the bidentate ligand and its shape is chelate. This may be coordinate with all the oxygen atom. The monodentate ligands are acetate, cyanide and ammonium. ठीक है जी। Next क्वेश्चन इज इन अ रिएक्शन कैटलिस्ट चेंजेस। अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज कर रहे हो तो क्या चीजें उसमें देखने को मिलती हैं? क्या वो फिजिकली चेंज होता है, क्वालिटेटिवली चेंज होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? अब इतना तो सबको पता है कि जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देता है या बिल्कुल ही डिक्रीज कर देता है विदाउट अफेक्टिंग इटसेल्फ। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है? कम करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए 5 मिनट्स लगेंगे तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन क्या है, हाफ टाइम में भी या उससे कम टाइम में भी हो सकती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक रिएक्शन में कैटलिस्ट जो है वो फिजिकली चेंज भी होता है और क्वालिटेटिवली भी चेंज होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्लियर है? अब देख लीजिए एक कैटलिस्ट क्या है, वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? और जब एक कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ अल्टरनेट पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा। तो सब्सटेंस व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देन सेल्स रिमेन केमिकली एंड क्वालिटेटिवली अनचेंज्ड, उस चीज को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब वो क्वांटिटेटिवली क्या है? अनचेंज्ड है, मतलब क्वांटिटी जितनी थी वो उतनी ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी में क्या आ जाता है? चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोला गया कि जब एक कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज होगा तो वो फिजिकली भी चेंज होगा और क्वालिटेटिवली भी उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। काम क्या है इसका? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। क्लियर? नेक्स्ट वो कहता है the half-life period of a reaction is half as the initial concentration of the reactant is double. So the order of reaction is 0.5, 1, 2 या 0। तो बताओ वो कह रहा है कि एक रिएक्शन है उसमें जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है? हाफ हो गया है अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डबल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब ये आया कैसे? देखिए, हमें हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन T1/2 इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a(n-1) के। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप n की जगह आपको जो वैल्यू दी हुई है आप जब उसे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? बस ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ से हम हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यूज को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, कि इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है या कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो क्या है? इंसुलेटर है। आपके पास एग्जांपल्स क्या क्या है? ग्रेफाइट है, डायमंड है, एल्यूमिनियम है एंड सिलिकॉन है। सो देखो सभी ने ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है। एल्यूमिनियम हैज एटॉमिक नंबर 13, तो उसकी 3 वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा? कंडक्शन शो करेगा। सेम इन द केस ऑफ सिलिकॉन, वो बहुत अच्छा क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करूं तो नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। और डायमंड की बात करूं तो ये क्या है? आपका इंसुलेटर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं करता है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड दूसरे कार्बन के 4 एटम से क्या होते हैं? पर्टिकुलर बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायमंड क्या है? आपका एक इंसुलेटर है। क्लियर? नेक्स्ट है, which kind of defects are introduced by doping। अगर मैं डोपिंग की बात करूं तो क्या होता है? addition of the foreign particles in a crystal lattice is known as the doping। जब आप बाहर से किसी भी एक ऐसे एलिमेंट को ऐड कर देते हो जो उस क्रिस्टल में फिट नहीं बैठता है तो हम उसे क्या कहेंगे? डोपिंग बोलेंगे। तो डोपिंग किसमें देखने को मिलती है? डिसलोकेशन में, स्कॉटकी में, फ्रैंकल में या इलेक्ट्रॉनिक में? अगर मैं डिसलोकेशन की बात करूं तो इसमें क्या है? ये एक स्लाइड जो है वो दूसरी स्लाइड के ऊपर क्या करती है? स्लिप करती है। ठीक, स्कॉटकी डिफेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कैटायंस और एनाइंस क्या होते हैं? मिस होते हैं अपनी जगह से। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करूं तो इसमें क्या होता है? कैटायन अपनी प्लेस से या कोई भी एक आयन
अपने प्लेस से मिस होता है और वो उसी स्पेस में एक इंटरस्टिशियल साइट को गेन कर लेता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग करते हैं तो वहां पे हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये आप देख लेना, जो मैंने समझाया वही सब है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब बताइए कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ग्रीन हाउस के लिए। आपके पास ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या वाटर वेपर्स। अब मैं अगर बात करूं तो इसमें वाटर वेपर्स तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन बी, दैट इज ओजोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन था और ईबीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द गैस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस इज। वेल्डिंग होते हुए सभी ने देखी है, तो उस टाइम कौन सी गैस जो है वो यूज करी जाती है, मीथेन, इथेन या फिर इथीन या फिर एसिटाइलिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज C2H2, दैट इज सी। दिस गैस एसिटाइलिन गैस इज यूज्ड इन द वेल्डिंग पर्पस। और अगर आपसे नोबल गैस पूछी जाती तो इसका राइट आंसर क्या होता, आर्गन होता। क्लियर, तो याद रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो वेल्डिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, दैट इज एसिटाइलिन। और अगर आपसे नोबल गैस पूछी जाती तो वो कौन सी होती है, आपकी आर्गन होती। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following functional group isomerism is not possible। अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, देन इट इज नॉन एज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, डिफरेंट टाइप की होती है, वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकती है, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, वो फंक्शनल भी हो सकती है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से किसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में तो आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है, तो अल्कोहल्स में भी होती है, एल्डिहाइड्स में भी होती है, साइनाइड्स में भी होती है, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर, नेक्स्ट, Which of the following element does not show allotropy? Allotropy क्या होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। वैसे ही वो पूछ रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है इनमें से कौन जो है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करता है। तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हैविंग द 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें। क्लियर, तो नाइट्रोजन, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनमें से किसकी एलोट्रॉपी नहीं होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बिस्मथ में एलोट्रॉपी जो है वो नहीं देखने को मिलती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं जिसे आप अल्फा बीटा नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हो। क्लियर, तो यहाँ से देख लीजिए कि बिस्मथ जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से उसमें एलोट्रॉपी नहीं देखने को मिलती है। नाइट्रोजन में अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन होते हैं। एंटीमनी में जो है वो मेटालिक फॉर्म में और मेटास्टेबल फॉर्म में देखने को मिलेगी। और आर्सेनिक में क्या होगा, ग्रे कलर में, येलो कलर में आपको डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलेंगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रियोन 12 इज यूज्ड एज अ। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा भी होगा, इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने पूछा कि फ्रियोन 12 हम कहाँ यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट में, इंसेक्टिसाइड में, फंजीसाइड में, हर्बिसाइड में। सो एवरीवन नोज दैट इट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, और सीएफसी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, रेफ्रिजरेटर्स में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज रेफ्रिजरेंट में फ्रियोन 12 जो है वो यूज होता है। क्लियर, तो आप देख लीजिए इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर फ्रियोन 12 जो है वो यूज होता है, ठीक। और इसके और भी ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे फिर स्प्रे में जो है वो देखने को मिलता है, बॉडी स्प्रे आ गया, हेयर स्प्रे आ गया। सो फ्रियोन 12 जो है डैमेज करता है ओजोन लेयर को, जिसमें ओजोन होल में क्या हो रही है आजकल, इंक्रीज भी देखा जा रहा है। सो इट इज यूज शुड नॉट बी अलाउड। तो इसका यूज क्या है, कम से कम जो है हमें करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो इंक्रीज होती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रियोन 11 एंड फ्रियोन 12 एंड दिस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड की बात करूं, दैट इज CaC2, और हाइड्रोलिसिस की मतलब क्या है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
C2H2। ठीक है, होम सिग्नल, जहां पे जो है समुद्रों में जब आपने सिग्नल देना होता है तो वहां पे ब्लास्ट करवाए जाते हैं, उस टाइम जो है वो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, तो उस टाइम जो है वो एसिटाइलिन गैस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज एसिटाइलिन, की जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और गैस कौन सी निकलेगी? आपकी C2H2 जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी, एंड दिस इज यूज्ड इन होम सिग्नल। ठीक है, टू गिव द इंडिकेशन और सिग्नल्स इन शिप्स। नेक्स्ट, प्रोटोन इज लाइकली टू हैव, प्रोटोन का मतलब क्या है यहाँ पे? H पॉजिटिव। तो वो बोल रहा है कि H पॉजिटिव का क्या ज्यादा होता है? हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक मास या एटॉमिक साइज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी जो है, मतलब अगर आपको प्रोटोन में पानी को ऐड करना है और ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं तो इसके लिए क्या होता है? उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एटॉमिक साइज तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से भी उसको कोई लेना देना है नहीं है, एटॉमिक मास भी इसका क्या होता है? कम होता है। तो हाई क्या है? इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल कॉज हार्डनेस इन वाटर सैंपल? एंड एवरीवन नोज कि कोई भी मतलब पानी जो है वो कठोरता कब दिखाता है? जब उसमें कौन से आयन्स प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या है आपका? Ca2 पॉजिटिव causes the hardness in the water sample. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन एट एनोड इज। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? एक साइड एनोड होता है, दूसरी साइड कैथोड होता है। एनोड का मतलब है नेगेटिव साइन, कैथोड का मतलब है पॉजिटिव साइन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एनोड पे आपकी होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे आपकी होती है रिडक्शन। और कैथोड पे आपको हमेशा क्या मिलती है? प्योर मेटल जो है वो आपको हमेशा कैथोड के पास देखने को मिलती है। और एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और यहाँ पे सिंपल में लर्न करो, इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो एनोड के ऊपर क्या होती है? आपकी ऑक्सीडेशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ये सारा यहाँ पे है तो देख लीजिए, रिडक्शन क्या है? जहां पे आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन क्या है? जहां पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस? लुईस बेस क्या होता है? जिनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जब डोनेशन कर देते हैं उन लोन पेयर्स की तो आप उसे क्या कहते हो? लुईस बेस कहते हो। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, देन इट हैज नो लोन पेयर्स। सिल्वर के पास तो वैसे ही नहीं होंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पास नहीं होते हैं, बट अमोनिया के पास लोन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन डी, दैट इज अमोनिया। नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन द रिएक्शन इज। क्विकलाइन का मतलब क्या है? CaO। इसे क्या कहा जाता है? क्विकलाइन कहा जाता है। जब आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो क्या बन जाता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। इन शॉर्ट, जब आप चूने को पानी में मिलाते हो तो क्या बनता है आपका? स्लेट लाइन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? भुजा हुआ चूना कहते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने कभी भी देखना तो उसमें क्या होती है? ब्रिस्क एफर्वेसेंस देखने को मिलती है विद अ हिजिंग साउंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां से रिलीज हो रही होती है और आपका जो कंटेनर है वो क्या हो जाता है? हल्का सा गर्म हो जाता है। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज हीट क्या हो रही है? आपकी रिलीज हो रही है। So the right option is answer C, that is exothermic reaction. Because endothermic का मतलब क्या है? जिसमें आप हीट को क्या करते हो? देते हो, अब्सॉर्ब करवाते हो, हीट ऐड कर रहे हो। फोटोकेमिकल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कि किसी चीज का ब्लास्ट हो जाना। बट अकॉर्डिंग टू क्विकलाइन में, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका हुआ है कि क्विकलाइन में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? Next question, what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 gram of water? अगर मैं molality की बात करूँ then it is the independent of temperature. इसका फॉर्मूला क्या होता है? number of moles of solute divided by mass of solvent in kilograms. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। कितने दिए हुए हैं? 18.25 गिवन मास ओवर द मॉलिक्यूलर मास।
तो HCl का गिवन मास है 18.25, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 35.5 क्लोरीन का होता है, 1 हाइड्रोजन का होता है, ऐड करोगे 36.5 एंड यू गॉट अ आंसर। फिर इसे मोलैलिटी वाले फॉर्मूला में जब आप पुट कर दोगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना दिया हुआ था 500 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मोलर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 मोलर। क्लियर। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उसे आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये मॉलिक्यूल है, लीनियर में है, तो इसके इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल है, तो इस वाले मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि इसके साइड साइड कितने टच हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो टच हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप इसके क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको वहां पे पता लगेगा कि एक सोडियम आयन के अराउंड जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम घूम रहे होते हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो स्ट्रक्चर, the coordination number of sodium in Na2O is 4, Na positive ion is surrounded by the 4 oxide ions and surrounded by 8 Na positive ions, so hence the coordination number is 4। तो देखो ये आपका सोडियम है, ये जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम से जो है वो गिरा हुआ है, दैट इज व्हाई इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड। अगर मैं अमोर्फस सॉलिड की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स इट डज नॉट हैव अ रेगुलर स्ट्रक्चर, इट डज नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो वो आपको एक परफेक्ट क्रिस्टल देता है, इवन कि जब आप उसे नाइफ से भी कट कर दो तो प्रॉपर जो है वो क्यूबिक फॉर्म में स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड में क्या आएगा, ग्रेफाइट, एलम, क्वार्ट्ज ग्लास या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन बी, दैट इज क्वार्ट्ज ग्लास, जिसे आप सिलिकॉन ऑक्साइड भी कहते हो, वो क्या है आपका अमोर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेट नहीं होता है। ग्रेफाइट में पर्टिकुलर बॉन्डिंग हो रही है, एलम भी जो है वो क्रिस्टल टाइप में स्ट्रक्चर देता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। अगर मैं सिलिकॉन कार्बाइड की बात करूँ तो इसका एक और नाम है SiC, कार्बोरंडम भी इसे कहते हैं, और ये एक बार ना पेपर में क्वेश्चन आया था। क्लियर। नेक्स्ट ये इसकी डेफिनेशंस हैं। स्ट्रक्चर्स जैसे देख लीजिए, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में, क्रिस्टलाइन में एक परफेक्ट क्रिस्टल बन रहा है और अमोर्फस में क्या है, इररेगुलर बिहेव जो है वो देखने को मिलता है। ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट और डायमंड में भी प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज फॉर सिलिकॉन कार्बाइड, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज फॉर क्वार्ट्ज ग्लास। आप देख लीजिए कि कितना इररेगुलर बिहेव में अरेंज्ड है। क्लियर। नेक्स्ट, मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो कितना मास जो है वो कंटेन करेगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कैसे, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो सबसे पहले, गिवन मास ओवर द मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 112 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। क्लियर। टोटल आ जाएगा, STP पे पूछा हुआ है तो 22.4, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मास कैसे निकालोगे, जितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, बस वो करनी थी और आपके पास आपका आंसर था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज 0.085। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पिरामिडल स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं वाटर की, सो वाटर हैज अ बेंड स्ट्रक्चर हैविंग 2 लोन पेयर्स। ठीक है। BF3 की बात करूं तो ये जो है प्रॉपर ट्रायंगल प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर देता है। CCl4 की बात करूं तो ये प्रॉपर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देता है। और अगर अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया जो है विद 1 लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन डाउन साइड, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अमोनिया। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। बट अगर मैं इनके बेसिस के ऊपर बात करूं तो ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाटर में सबसे ज्यादा अमंग दीज सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट,
Which of the following elements have lowest ionization enthalpy? अब ionization enthalpy क्या होती है? The energy required to remove the loosely bounded electron from the last shell is known as the ionization energy. अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो नीचे की तरफ क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि शेल इंक्रीज हो रही होती है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन इतनी नहीं रहती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना जो है वो बहुत इजी होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बेरियम में जो है वो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलेगी एंड दिस इज फ्रॉम ग्रुप 2 एलिमेंट्स दैट इज नोन एज द अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57। कितना इजी क्वेश्चन है कि 57 जो एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से या एफ ब्लॉक से? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी, दैट इज डी ब्लॉक से ग्रुप एटॉमिक नंबर 17 जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। अब देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 21, क्रोमियम का आपके पास क्या है? 24, आयरन का 26, कोबाल्ट का आ जाएगा आपका 27। तो यहां से जब आप इनकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखोगे, पहले भी क्वेश्चंस बहुत बार जो है वो सॉल्व करवाए हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट से हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे होंगे या कलर्ड क्रिस्टल के बारे में पूछा होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर पूछा होगा। अगर स्कैंडियम की बात करूं तो इसकी होती है आर्गन 3d1 4s2, और अगर इन्होंने स्कैंडियम 3 पॉजिटिव पूछा हुआ है तो वो सिंपल आ जाएगी आर्गन की, और अगर क्रोमियम की बात करूं तो वो भी जो है वो डिफरेंट आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपके पास? ऑप्शन सी, दैट इज आयरन 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास? सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो क्वेश्चन थे 2018 में जो मेडिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही थे। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लेना और ऐसे ही हम जो है वो आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।